हाउ टू चूज अ बाइक। इसमें सबसे ज़्यादा समझने की बात यह है कि हमारी इंटेंशन क्या है बाइक खरीदने की। तो हम देख सकते हैं हमारे पास हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो हमारा वर्क पर्पस हो सकता है, हमारा ट्रैवल पर्पस के लिए हो सकती है, स्टेटस पर्पस के लिए हो सकती है, रेस पर्पस के लिए हो सकती है, या फिर हमारे फन फन पर्पस के लिए हो सकती है। उसके बाद हमारी जो एक और जो हमारी नीड हो सकती है वो है कि भाई हमें बस खड़ी करने के लिए चाहिए बाइक। तो जहाँ पे हमारा ऑप्शन ये है कि हमें कोई पर्पस फुलफिल नहीं करना, हमें खड़ी करने के लिए चाहिए बाइक, बहुत ही मिनिमल यूज़ करेंगे, तो एक आपका ये रिक्वायरमेंट हो सकता है। अब आगे हम देखते हैं तो अब हमारे पास ऐड हो जाता है कि हमारे पास बाइक लेने के बाद हमें क्या चीज़ों में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वो हो गया टाइम हो जाता है, एक हो गया माइलेज। अब टाइम के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि टाइम पे आपको बाइक पहुंचाए, आपका बाइक कभी रास्ते में ख़राब नहीं हो, उसमें कोई फालतू की दिक्कतें ना आए करे, आप उसे चलाओ तो जब चाहो रफ्तार भी पकड़ सको और जब चाहो आप आराम से भी चला सको। ये हमारे टाइम में आता है। हमारी सर्विस जो होती है वो टाइम में हो जाती है नहीं होती है, हमें कितनी बार सर्विस के लिए जाना पड़ता है एक साल में, ये सब चीज़ें हम देखेंगे टाइम के अंदर। उसके बाद हमारा एक जो दूसरा है कि माइलेज। माइलेज हमारी कैसी है, माइलेज बाइक की बढ़िया होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। अगर आप तेज चलाओगे कोई भी बाइक 150 सीसी की बाइक भी, तो वो कम माइलेज ही देगी। आप अगर एक ज़्यादा सीसी की बाइक तेज चलाओगे तो उसकी माइलेज ज़्यादा ही आएगी, उसकी माइलेज कम नहीं होती है। तो माइलेज बहुत फ़र्क देता है कि आप कौन सी तरीके की बाइक ले रहे हो, आप कैसे चलाते हो। ज़्यादा सीसी की बाइक उतनी ही 100 की स्पीड पे ही चलेगी, क्योंकि आपकी रोडें ज़्यादा खाली तो होती नहीं है, तो आप 100-120 चला सकोगे। तो ज़्यादा सीसी वाली बाइक आपका उतने ही तेल में ज़्यादा पावर देकर आपको पहुंचाएगी, लेकिन कम सीसी की बाइक आपका तेल भी ज़्यादा खाएगी और एवरेज भी कम देगी। सो ये हो गया हमारा माइलेज के ऊपर भी। ये हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें कुछ बाइक्स का हमने फिगर आउट करा है कि अच्छा कौन कौन सी बाइक हैं मार्केट में, जो कि एक तो 100 सीसी से ऊपर की बाइक्स हैं, ये सारी, इनमें कोई उससे कम की नहीं है, और क्या उनका सीसी है, क्या उनका प्राइस है। सो एक हमने ये एक लिस्ट डाउन लिस्ट बनाई। उसके बाद हम आगे अब नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि हम इनकी प्राइस वर्सेस सीसी कैपेसिटी में हम इनका क्या डिफरेंस आता है। तो वो हमारी अब ये नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा चार्ट आ गया है। यहाँ पे चार्ट में हमने ये दिखाने की कोशिश करी है कि हमारा प्राइस और इंजन, उन दोनों में क्या हमारे डिफरेंसेस हैं। सो हमारी जो बाइक की लिस्ट नीचे वही सेम है। हमने ग्रीन में दिखाया है इंजन सीसी के लेवल दिखाए हैं, इंजन सीसी कितना है। उसके बाद हमने प्राइस दिखाया कि प्राइस बाइक का कितना है पिंक कलर की लाइन में। अब यहाँ पे हम बस जो नोटिफाई करना है कि ग्रीन वाली डॉट जो है हमारी ऊपर होनी चाहिए, प्राइस नीचे होना चाहिए। तो हमारी बाइक वैल्यू टू मनी है, बाइक हमारी इकोनॉमिकल है, ज़्यादा पावर कम पैसे में हमें मिल रही है। तो हमारी एक रॉयल एनफील्ड मिलती है जो इस प्राइस कैटेगरी में लाई करती है या फिर इस ट्रेंड एनालिसिस में लाई करती है। उसके बाद हमारे पास एक जो नेक्स्ट हमारी जाएगी बजाज की हमारी एवेंजर आती है, जो कि ग्रीन उसमें ऊपर है और प्राइस उसका कम है, यानी सीसी ज़्यादा है और प्राइस कम है। उसके बाद हमारे पास आगे चलते जाते हैं तो हमारे पास अगेन रॉयल एनफील्ड की हिमालयन आती है जिसमें सीसी ज़्यादा है और प्राइस कम है हमारा। उसके बाद और बाइकों के केस में उल्टा भी हो जाता है कि सीसी तो बहुत कम है और प्राइस बहुत ज़्यादा है। और हमारा फिर आता है डोमिनार आ जाती है और KTM RC आ रही है, जहाँ पे हमारा इंजन सीसी ज़्यादा है, प्राइस हमारा कम है। सो अब आगे के जो इसका स्टेप होगा मेरा वो ये होगा कि आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी बाइक ज़्यादा सबसे ज़्यादा सीसी में और कम प्राइस में आ रही है, और फिर उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अब इस ग्राफ में हमें जो सबसे ज़्यादा समझ में आ रहा है कि गैप जो हमारा दिख रहा है कि जो हमारे लिए ट्रेंड के लिए सबसे अच्छा है वो हमें दिख रहा है बजाज डोमिनार में 400 सीसी वाले में दिख रहा है। खैर KTM 390 और उसमें सीसी में तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों सेम ही इंजन है लगभग, लेकिन प्राइस में बहुत फ़र्क आ जाता है क्योंकि आई थिंक KTM के पार्ट इम्पोर्टेड भी हैं कुछ, और डोमिनार के इन हाउस मतलब कि मेड इन इंडिया होंगे पार्ट, इसलिए वो सस्ते हैं। सो अब हम मेरे को इस ट्रेंड एनालिसिस से ये पता लगता है कि ठीक है, एक हमारे पास जो सबसे ज़्यादा सीसी में और सबसे कम प्राइस में जो उसका ट्रेंड निकल के आ रहा है वो हमारा बजाज डोमिनार की निकल के आ रहा है। उसके बाद हमारा जो ट्रेंड आता है वो रॉयल एनफील्ड 350 सीसी के लिए आ रहा है, क्लासिक, आई थिंक इट इज़ क्लासिक। सो उस पर हम अब आगे हम डोमिनार की अगर बात करते हैं तो डोमिनार अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। KTM 390 के लॉन्च होने के बाद ये लॉन्च हुई थी, बिकॉज बजाज का पार्टनरशिप है KTM के साथ, और इसमें
मोस्टली जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है इंजन की, ECU सिस्टम्स की, इंजेक्शन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की, डिस्क ब्रेक्स की, या फिर आप लकी जो आपका इसका देखोगे हेडलाइट भी जैसे LED KTM में आती थी, तो उसमें भी KTM जैसी LED लाइट्स लगाई गई हैं जो कि बहुत अच्छी पावरफुल हैं, और रेडिएटर इसका उससे इंस्पायर्ड ही है। बाकी बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो कि KTM से ही लिए गए हैं। सो अब डोमिनार में अगर बात करते हैं तो उसमें सबसे बेस्ट जो चीज़ रहेगी वो ये रहेगी, तो ये 400 सीसी बाइक है। उसके बाद इसमें हमारा लिक्विड कूल्ड इंजन है। लिक्विड कूल्ड इंजन होने से बहुत फ़ायदे मिलते हैं, वो मैं आपको आगे बताता रहूँगा। इंजन की जो पूरी प्लेटफॉर्म है वो पूरा KTM 390 से लिया गया, यानी कि एक तरीके से आप इम्पोर्टेड इंजन समझ सकते हो कि पूरा व्हीकल इम्पोर्टेड है। उसके बाद इसमें फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक मिलते हैं। ABS और नॉन ABS दोनों के ऑप्शन वाले व्हीकल आते हैं ये। सो अभी जो देख रहे हैं हम ये नॉन ABS वर्जन है। उसके बाद इसमें डिस्प्ले स्क्रीन जो है, इसका हेड यूनिट जो है वो भी बहुत अच्छा है और ब्राइट रहता है दिन में भी और रात में भी। और एक इसमें टैंक के ऊपर भी यूनिट आता है। ये एक्चुअली में 18 मॉडल है ये, इसलिए अभी तो नया और भी अच्छा और अपग्रेड के साथ आ गया है। तो उसमें बहुत सारे गियर शिफ्ट के भी एनालॉग सिस्टम आते हैं, पता लगते हैं। सो बात करेंगे तो डोमिनार और बुलेट में फ़र्क ही क्या है। सो एक तो सीसी का फ़र्क मान लो कि थोड़ा सा आपका इसमें 40-45 सीसी ज़्यादा है रॉयल एनफील्ड से, और जो उसमें टेक्नोलॉजी है उसकी टेक्नोलॉजी इसकी टेक्नोलॉजी में फ़र्क है। इंजन के डिज़ाइन में फ़र्क है, वो एयर कूल्ड इंजन रहते हैं, लिक्विड कूल्ड इंजन रहते हैं। वो 5 स्पीड गियर बॉक्स होता है, वो ट्रेडिशनल सिस्टम्स पे उसके इंजन कॉन्सेप्ट और गियर बॉक्स बने हुए हैं। इसका गियर बॉक्स न्यूली डेवलप कॉन्सेप्ट पे है जो कि KTM भी यूज़ करता है। तो 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है इसमें। उसके बाद हमारे इसमें लाइट वेटिंग के लिए भी इसमें प्लास्टिक के पार्ट हैं। अब मैं ये बोलूँगा कि आज की डेट में प्लास्टिक यूज़ करना कोई बुरी बात नहीं है, बेटर ही है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट जो लाइट वेट रहता है और आपको अगर चेंज करना है तो आप पर्टिकुलर सेगमेंट इसके चेंज कर सकते हो प्लास्टिक के। और अगर चेंज भी नहीं कर पा रहे हो तो रैप करवा लेते हैं लोग आजकल, लेकिन मेटल में आपको तो डेंटिंग पेंटिंग कराना पड़ता है, वो उस तरीके का मेथडोलॉजी रहती है। सो वो ऑब्वियसली ट्रेडिशनल और ओल्ड स्कूल बाइक है, तो उसके अलग मतलब कि उसका फन फैक्टर में उसको लोग ज़्यादातर मैंने देखा यूज़ करते हुए। रिलायबिलिटी में वो उतनी आजकल नहीं है, क्योंकि आजकल रॉयल एनफील्ड उतना उसको अच्छे से नहीं बना पा रहा है। उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं आजकल कस्टमर जो फेस कर रहे हैं, जो मैंने अपने फ्रेंड और कोलीग से हमने सुना है, और वो बताते हैं कि उनके बाइक कभी बंद हो गया, कभी उसका एक तो वो सेल्फ स्टार्ट उसका तो 1 साल चलेगा, उसके बाद आपका ख़त्म ही हो जाएगा, उसका रिले ख़राब हो जाएगा, उसका कुछ ना कुछ ख़राब होता ही रहता है। सो ये बाइक भी किक भी नहीं है खैर डोमिनार में, लेकिन इसलिए उन्होंने इतना अच्छा काम करा हुआ है कि इसका सेल्फ कभी भी आपको धोखा ना दे। सेल्फ बहुत अच्छा है इसका, स्टार्ट हो जाती है बाइक। कई बार ठंड होगी तो 1-2 बार आपको करना पड़ेगा क्लिक, उसके बाद स्टार्ट होती है। तो मेजर फ़र्क तो हमारा इंजन का है, फिर हमारा टाइप ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर का है, गियर बॉक्स का फ़र्क है, टेक्नोलॉजी का फ़र्क है। हम बात करेंगे कि दोनों बाइकों में क्या सर्विस और क्या फ़र्क आता है। डोमिनार मैंने पर्सनली यूज़ करी है बाइक, और सबसे ज़्यादा फ़र्क जो इस बाइक में है, आपका सर्विस बहुत ही चीप है। आपको 10,000 किलोमीटर पे इसका इंजन ऑयल चेंज कराना है, 10,000 किलोमीटर पे आपको उसकी मेजर कोई सर्विस होनी है। यहाँ पे आपके फ़िल्टर, ऑयल फ़िल्टर चेंज होगा, एयर फ़िल्टर भी चेंज नहीं होता है, खाली ऑयल फ़िल्टर चेंज होगा। आपका कुछ डिस्पैक्ट वगैरह अगर ख़राब हो गए हो तो वो चेंज हो जाएंगे, चेन टाइट हो जाएगी, और इंजन ऑयल चेंज होता है। बाइक 1500 से 1600 रुपये में आपकी सर्विस होकर आ जाती है। और अगर आप जो ट्रेडिशनल बाइक लेते हैं, जैसे हम रॉयल एनफील्ड की बात करें, या फिर हम और भी जो बाइक हैं जो हमारी लिक्विड कूल इंजन नहीं होते हैं, जो हमारा एयर कूल्ड इंजन होता है, उन सब बाइकों की सर्विसिंग बहुत ही कम इंटरवल पे है। और अगर यामाहा की बात करें तो वो बाइक की सर्विस इंटरवल बहुत कम होता है, 4000-5000 किलोमीटर में सर्विस करानी पड़ती है। और जहाँ पे पर्टिकुलरली इसकी बात करें तो 10,000 किलोमीटर पर आपको सर्विस कराना है, यानी साल में आपको एक बार जाना होता है। कुछ लोगों का, मेरा जो हमारे ग्रुप में है उनसे बातचीत होती है, तो कुछ लोगों का तो 1 साल भी ओवर हो जाता है उनका, और कंपनी भी नहीं बोलती कि अगर आपका कम चला है तो आप इंजन ऑयल चेंज करो, कहते हैं ठीक है चलने दो, क्योंकि वो सिंथेटिक ऑयल यूज़ करते हैं तो वो उस तरीके से एक्सपायर नहीं होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग चेंज करवा लेते हैं, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना चाहता कि 1000 रुपये के चक्कर में
आप अपने बाइक में कोई इंजन प्रॉब्लम क्रिएट करवा दो। सो वो चीज़ बहुत ही अच्छी है इसकी। पार्ट की रिलायबिलिटी भी बहुत अच्छी है, पार्ट इसके अच्छे हैं, क्योंकि एक तो KTM के बेंचमार्क पार्ट हैं। कुछ तो पार्ट पर लिखा हुआ भी है कि KTM का ही साइन बना होता है, अगर इनसाइड से आप देखोगे। और बाकी इसके अंदर पावर जो और टॉर्क रेशो जो है वो भी बहुत अच्छा है। अगर कोई 100 किलो का आदमी जो 150 सीसी 200 सीसी बाइक चलाता है तो उसको महसूस होता है कि वो बाइक चल नहीं रही है, उसके मतलब परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है बाइक। जहाँ पे हम डोमिनार के जैसे इंजन की बात करेंगे तो यहाँ पे उन जैसे लोगों को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है, क्योंकि बाइक में पावर की कमी कहीं भी होती ही नहीं है। ज़ीरो से लेकर आप 150 160 तक जाते हो, आपको कभी पावर का लगेगा ही नहीं। बाइक आगे को ही भागती है, लिमिट स्टॉप ही नहीं होती है। रोड खत्म हो जाएगी आपकी खाली, लेकिन बाइक स्टॉप नहीं होती। बाइक का मीटर आगे बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। सो इस तरीके का इसमें पावर और जो उसका रेशो है पावर को बनाया हुआ है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। सो प्राइस इसका इतना रीजनेबल प्राइस है इसकी सेगमेंट के हिसाब से कि और कोई बाइक आपको उसके रेंज में आएगी ही नहीं। और अगर कोई इस बाइक को चला लेगा सो वो दूसरी बाइक सेम प्राइस में उसके कंपटीशन में ही नहीं है। कोई बाइक ही नहीं है जो उसके कंपटीशन में है। अगर आप KTM की बात करते हो तो उनका कर्व वेट कम होता है, उनके अंदर इंजन पार्ट और जो उनका प्लास्टिक है, एल्यूमिनियम है, उन्होंने उसका वेट इतना कम करा हुआ है कि दोनों के इंजन सेम है लेकिन वो तेज चलती है। लेकिन उस पर ही अगर आप भारी बंदा बैठा दो, डोमिनार पे हल्का बंदा बैठा दो, तो डोमिनार आगे निकल जाती है। तो इस तरीके के फ़र्क है। ऑब्वियसली वो KTM का अलग डिज़ाइन मेथोडोलॉजी रहता है और बहुत ही अच्छी बाइक है वो, लेकिन उसका प्राइस हायर है क्योंकि वो CNC पार्ट है, उनमें ज़्यादा एक्यूरेसी है पार्टों में। एल्यूमिनियम के पार्ट होंगे, कहीं पे कोई फाइबर बहुत ही लाइट वेट यूज़ करा हुआ होगा। मटेरियल जो होंगे ऐसे होंगे कि दोनों की बाइकों के मटेरियल में फ़र्क होगा कि इसका प्लास्टिक का वेट ज़्यादा होगा, उसकी प्लास्टिक का वेट कम होगा। साइलेंसर का आप देखो, साइलेंसर का फ़र्क है, उसका साइलेंसर का वेट भी कम होता है। सो ऐसे करके उन्होंने मैनेज करा हुआ है अपनी बाइक में पावर के लिए। और कोई और भी बाइक है जो कि इस आपको पावर भी देगी, आपको रिलायबिलिटी भी देगी, आपका इंजन का रिलायबिलिटी है, आपको लॉन्ग टूर करना है, आपको सर्विस एक बार करानी है और आने जाना कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर पार्ट सारे नए लगें डोमिनार में तो 10,000 किलोमीटर वो चलती है, 10,000 सारे पार्ट चलेंगे उसके। आप ये मान के चलो, अगर आपको नई बाइक आपने ली, आपको 10,000 सारे पार्ट चलेंगे। गड्ढे आ जाते हैं, गड्ढे खराब होते हैं, रास्ता खराब होता है तो शॉकर लीक हो सकता है। वो कोई भी नॉर्मल बाइक का होता है। जितने लोग जाते हैं लद्दाख टूर पे, अगर उनकी बाइक कई बार स्पीड में किसी गड्ढे में गिर जाती है तो शॉकर लीक हो जाता है, लेकिन तब भी बाइक वर्किंग कंडीशन में रहती है। और उसमें भी डोमिनार और बजाज का अपना सिस्टम अच्छा है कि अगर आपका शॉकर लीकेज होता है, गारंटी में है, वो चेंज कर देंगे आपको। और डोमिनार में आपको प्रेफरेंस भी मिलती है, अगर आप सर्विस सेंटर में जाते हो तो आपको वहाँ पे भी प्रेफरेंस मिलती है। और बुलेट और रॉयल एनफील्ड के पोर्टफोलियो में तो आई थिंक ऐसा होता ही नहीं है। यामाहा में भी ऐसा नहीं होता है कि आपको अगर आपका बाइक R15 है तो आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिला, क्योंकि उनके यहाँ पे सारी ही R15 और FZ ही एक तरीके से मेजर उनका स्टेक होल्डर है मार्केट में। तो लोगों पे दो ही ऑप्शन होते हैं, दो ही बाइकें आती हैं उनके यहाँ पे सर्विस जोन है, तो कोई अलग से प्रेफरेंस भी नहीं मिलता है। सो ये एक फ़र्क है जो कि नॉर्मल जो भी बाइक है मार्केट में, जो भी कोई कंपटीशन में है और इसके बीच में, तो आपको पावर सबसे ज़्यादा इसमें मिलती है, आपको इंजन रिलायबिलिटी सबसे ज़्यादा इसमें मिलती है, आपको सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलती है कंपेयर टू अदर बाइक जो कि इसके प्राइस रेशो में आते हैं। जो इसके जिनमें परफॉर्मेंस ज़्यादा है उनका प्राइस भी 1 लाख रुपये ज़्यादा है, 80,000 रुपये ज़्यादा होगा, 70,000 रुपये ज़्यादा होगा, इस तरीके से है। सो मेरे को जो फील आया कि ये बाइक हर तरीके के एज ग्रुप के लिए है। बाइक हर कोई इसको चला सकता है इजीली, इसको अडेप्ट हो जाता है, इसको समझ लेता है, आपको रोड पे अपीयरेंस भी मिलता है। और स्पेशली जिनका वेट ज़्यादा है लोगों का, अगर जो लोगों का वजन 100 किलो से ऊपर है, 100 किलो तक है, तो अगर वो 2 व्हीलर चलाते तो उनको महसूस होगा कि उनका 2 व्हीलर लैग कर रहा है, परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। उनके साथ उनका कोई दोस्त भी बैठ गया, कोई अगर उनका घर का फैमिली मेम्बर बैठ गया तो और लैग आ जाता है। तो वो इस तरीके की बाइक अगर लेंगे तो उनको कभी भी वो प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। और अगर आप चल रहे हो हाईवे पे, बहुत अच्छा हाईवे है, स्मूथ रोड है, आप इसको चलाओ 100-120 पे, 6th गियर पर आप चलाते रहो, आपका एवरेज 30 तक आएगा, 29 आएगा। सबसे रफ बाइक चलाने पे भी, अगर डोमिनार को सबसे ज़्यादा रफ भी चलाओ तो भी इसका एवरेज 25 से नीचे नहीं गिरता कभी भी। 10 लीटर इसका फुल टैंक होता है, आप कैसे भी चलाओ 25-24 के बीच में ही इसका एवरेज निकल के आ जाता है।
सो ये बाइक ऐसी है कि जो लोग रेस भी करते हैं थोड़ा हार्श भी चलाते हैं, ये उनके लिए भी बहुत सूटेबल बाइक है। बहुत ही अच्छी पावर देती है, बहुत अच्छा माइलेज भी देती है। और अगर हाईवे पे आप लॉन्ग ट्रैवलर पर्पस पे हो तो भी इसका एवरेज पावर के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। जहाँ पे अगर छोटी सीसी की बाइक आप चला रहे होगे, 150 सीसी की बाइक को आप चला रहे होगे 120 पे 130 पे, तो उसकी एवरेज नहीं आएगी, वो तेल पीने लगती हैं बाइकें, क्योंकि उनका आरपीएम हाई हो जाता है। ये हैवी इंजन है, गियर बॉक्स भी बड़े हैं इसके, वो सिस्टम ही ऐसा है कि 100 की स्पीड पर आपको आरपीएम इतना लो रहता है कि आपको बाइक एकदम स्मूथली चलता है। और अगर आप रेस देते भी हो तो भी इसकी माइलेज में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। जब आप लगातार 160 की स्पीड पर हैंडल खींचोगे तो जाके इसकी एवरेज आएगी 22-23 के आसपास, डाउन जो होगी। लेकिन लगातार ऐसा होता नहीं है जनरली कि आप उतने स्ट्रेच पे चला पा रहे हो। बीच बीच में आप चलाते हो तो उसको सूटेबली क्या कहते हैं आपको प्रोवाइड करेगा कि आप थोड़ी देर के लिए आपको चलाना, आप चलाओ। उसके बाद अगर आप 120 130 पे चलाते हो, एवरेज 27 से नीचे कभी भी नहीं आएगा डोमिनार का। अब बात करते हैं कि डोमिनार को किस बजट में आप खरीद सकते हो। अब एक्चुअली बजट का मतलब यहाँ पे ये है कि आपकी क्या सैलरी है और आप किस तरीके की सैलरी में इसको खरीद सकते हो, क्या आपको डाउन पेमेंट करना होता है, कितना आपको रहेगा। सो सबसे ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पे आता है कि बजाज का अपना बजाज फाइनेंस रहता है। सो बजाज फाइनेंस अपना रहता है, इसलिए वो अपनी बाइक को बेचेगा, ज़रूर बेचना चाहेगा। अगर आप 10-15 हज़ार रुपये भी आपकी सैलरी है तो भी आप इस बाइक को ओन कर सकते हो विद ईजी डाउन पेमेंट ऑफ 30-40,000 रुपीज़। बजाज फाइनेंस आपको उसमें हेल्प करता है, वो क्योंकि उनको अपनी बाइक सेल करनी है, उनकी बाइक सेल होगी तो उनका तभी तो उनका बजाज फाइनेंस भी चलेगा। सो वो उनको अपनी बाइक सेल करने के लिए वो ऐसे क्रिटिकल केसेस में भी सपोर्ट करते हैं जहाँ पे और कोई भी बैंक आपको नहीं देगा, जहाँ पे बजाज फाइनेंस आपको देगा। सो आप अपना ड्रीम फुलफिल कर सकते हो इस तरीके की बाइक, जहाँ पे परफॉर्मेंस भी मिलेगा, आपको रिलायबिलिटी भी मिलेगी, आपको माइलेज भी अच्छी मिलेगी, आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा, आपका स्टेटस भी अच्छा बना रहेगा सोसाइटी में, और आपको ये बाइक अफोर्डेबल भी मिलेगी। अगर आप पे कोई और बाइक है जो कि आपने छोटी कोई बाइक ली हुई थी, कोई 150 सीसी की किसी भी तरीके की बाइक थी और आप अपग्रेड करने की सोच रहे हो, आप जाओ सीधे बजाज के शोरूम में, आप उनको दो, आपकी बाइक की अच्छी वैल्यू भी देंगे वो पुरानी बाइक की, और क्योंकि उन्हें अपनी नई बाइक बेचनी है तो वो आपको उसमें सपोर्ट भी करेंगे थ्रू फाइनेंस स्कीम उनकी। और बजाज फाइनेंस आपको मिनिमम सैलरी में भी आपको ये बाइक प्रोवाइड करेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने ये बाइक 10,000 की सैलरी पे स्लिप के साथ भी मैंने ये बाइक फाइनेंस करवाया था 3 साल के लिए, जिसमें EMI 4,500 रुपये कुछ बना था और मैंने 30,000 डाउन पेमेंट करा था। खैर उस टाइम पे इस बाइक की कॉस्ट 1,70,000 ही थी ऑन रोड। अभी बढ़ गई है, प्राइस क्यों बढ़ गया है बाइकों का, मार्केट में टैक्सेस मोदी साहब ने बढ़ा दिए हैं तो इन पे भी फ़र्क आया है। तो अब ये बाइक 2 लाख से ऊपर की आती है, लेकिन वो मेरे को भरोसा है कि उसके हिसाब से ही फाइनेंस स्कीम में थोड़ा सा आपको 1,000 रुपये EMI हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन 5-6 हज़ार रुपये की EMI में आपको ये बाइक मिल सकती है। और आपको रिलायबिलिटी और आपको जो पेबैक है ना वो तब मिल जाएगा कि जब आपकी सर्विस ही, आपको साल में 4 बार सर्विस नहीं करानी, जब 10,000 किलोमीटर चला, आपको एक बार सर्विस करानी है 1,500-2,000 रुपये की, और उसके अलावा इसमें कोई खर्चा नहीं आएगा आपको। जितनी ज़्यादा चलाओगे तो बस टायर घिसेगा, टायर आपको दिलवाना है, अपने पैसे से दिलवाओ, 2,000 3,000 4,000 ऐसे टायर भी आते हैं, तो वो भी आपका रिलायबिलिटी के 10-15 हज़ार 20,000 किलोमीटर बाद ही ख़राब होते हैं टायर भी। सो जो आपकी EMI है, जो आपको थोड़ा सा लग रहा भी होगा कि यार मेरे को ज़्यादा इतना देना पड़ रहा है, 4-5 हज़ार रुपये महीने मेरा EMI जा रहा है, लेकिन आपको वहाँ पे 3 सर्विस, आप मान लो कि अगर आपकी डेली की रनिंग आपकी 150 किलोमीटर रहती है तो आप ये मान लो कि आपका 1 साल में आपकी 3 सर्विस बच जाएंगी अगर आपके पास डोमिनार होगी तो, क्योंकि आपको 3 सर्विस की कॉस्ट जो नॉर्मल बाइक की पड़ती है वो 1,000-2,000 रुपये आती है हमेशा। तो आपके ये समझ लो कि आपके 6,000-5,000 रुपये 1 साल में सर्विस से बच जाएंगे, जो आप अपना सोच लो कि आपने EMI में बचा लिया। सो मेरी तरफ से मैं रिकमेंड करूँगा कि हमारे पास 2 ऑप्शन निकल के आए थे ट्रेंड एनालिसिस से कि भाई आप पे रॉयल इनफील्ड ले लो या डोमिनार ले लो। तो रॉयल इनफील्ड नहीं लेनी है, ले सकते हो अगर आपको उसके इतने सारे जो ऑप्शंस हैं, आपको थोड़ा ओल्ड स्कूल ही पसंद है तो आप उसको ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। लेकिन ज़रूर उसमें वो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, वो आपको सेफ्टी नहीं मिलेगी, वो आपको रिलायबिलिटी नहीं देगी 100%। आप किसी भी बुलेट ओनर से पूछ लो, कुछ दिन तो खुश होते हैं, उसके बाद उनको कहीं ना कहीं पे दुख रहता ही है। उसके अगर आप जो कंपनी से बाइक खरीदते हो तो उसके वो ट्यूबलेस टायर भी नहीं होते हैं, पंचर हो जाती है, बड़ी दिक्कत होती है। सब बाइकें आजकल ट्यूबलेस टायर में आती है क्योंकि अलग व्हील है, उसमें भी ऑप्शन होता है कि अलग से लगा लो,
सर्विस सेंटर वाले एलॉय व्हील लगा देते हैं, लेकिन वो फिर कुछ क्लासिक लोगों को लगता है कि क्लासिक नहीं रही बाइक, अब मेरी स्पोक्स वाली बाइक ही क्लासिक होती है, तो ऐसे करके डिफरेंट थॉट्स रहते हैं। लेकिन अगर कोई न्यू कमर है, कोई नया जो कि अपना स्टूडेंट है, कोई हमारा जॉब ऑफिस जाने वाले लोग हैं, सो आई थिंक कि उनके लिए बहुत ही सूटेबल बाइक है। हीट भी नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। अब गर्मी में चलाओ, अब ट्रैफिक में चलाओ, अब किसी भी सिचुएशन में चलाओ, बाइक पूरा रिस्पॉन्स करती है, पूरा सपोर्ट करती है और रोड से चिपक के चलेगी। थैंक यू। आई थिंक आपको सबको वीडियो अच्छी लगी होगी।